नमस्कार और आपका बहुत बहुत स्वागत है सतोलॉजी इस नए एपिसोड में। सतोलॉजी मतलब सत्य का विज्ञान या सत्य की पढ़ाई। उसका विपरीत है मिथोलॉजी, मतलब मिथ या मतलब नकली या फिर काल्पनिक या झूठ, उसकी पढ़ाई या उसका उसका विज्ञान। मिथोलॉजी शब्द को बिल्कुल भी यूज ना करें, सतोलॉजी शब्द यूज करें। स्पेशली रामायण और महाभारत से रिलेटेड इतिहास की, और जो इतिहास आपको दिख रहा है आजकल, क्योंकि बहुत लॉट ऑफ डेटा इज आउटसाइड, तो आप देख सकते हैं बहुत सारी चीजें। इट इज वेरी इजी टू नाउ डेज टू रिकंस्ट्रक्ट हिस्ट्री और टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री completely. A lot of sources, and nowadays the scientists, so called scientists, they are also coming up with all the theories validating the yoga, or they're going backwards now, bending over backwards to validate the theories hai, and then also the history also. Again, I have a very special guest, and we are listening a series called 21वीं सदी की भू राजनीति. So let us welcome Professor Kusumlata Kedia. नमस्कार. नमस्कार जी। आज मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हमारे यहाँ बाहर बहुत शोर हो रहा है। यहाँ पे कुछ सुनाई नहीं कोशिश दे करूंगी। अच्छा, गुड। रहा. वेरी गुड, मैं वेरी. कोशिश करूंगी तेज बोलूं, अच्छा बोलूं। सो आज हम लोग जापान की तरफ जा रहे हैं. जापान कि किस तरह ये जो देश है 21वीं सदी में, किस तरह जापान और कोरिया और इन सब जगहों पे गए. एक मेरा प्रश्न है, उस पर आप शुरू कर दीजिए कि ये जितना जी भी जियो पॉलिटिक्स है, इसका जी सारा केंद्र एक तरीके से वेस्ट ही रहा है. वेस्ट पहले यूके था, बाद में अमेरिका हो गया. ऐसा क्यों जी। हुआ, ऐसा क्यों रहा? देखिए, दो चीज है। केंद्र कौन है और क्या बताया जा रहा है, करेक्ट. ये दो बात। चूंकि हम सब लोग, अब अमेरिका का मुझे नहीं पता, भारत में जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बच हैं, जिनमें हमारे और आप जैसे लोग पढ़ते लिखते हैं, वो मोटा मोटी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है। हम्म. गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड मतलब उसमें वो एजेंडा चलता है जो एजेंडा यूरोप से आता है। यूरोप में यूएसए शामिल है। अब करेक्ट. सीधे नहीं आता है तो थ्रू इंटरनेशनल एजेंसीज आता है। यूनिसेफ आता है, कुछ और आता है। तो उसमें दिखता है कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, वास्को डिगामा ने भारत की खोज की। अब ये बहुत ही स्टूपिड सी बात है। भाई, तुम बेवकूफ थे, तुम अंधे थे, तुमको चीज दिख गई, जो चीज सदा से वहां पर थी। उसी प्रकार वेस्ट या अमेरिका जियो पॉलिटिक्स के सेंटर में होता हुआ खुद को बताता है। अगर तुम ही सेंटर में होते तो तुमको इतने सारे झमेलों की जरूरत क्या थी। एक अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस को महादेव जी की कृपा से बड़ा धन दौलत मिल गया, या उसके पहले स्पेन और पोर्चुगाल को सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका का मिल गया। अरे 100, 200, 500, 1000 साल तो तुम सुख से रहते। तुम तो 50, 60, 70 साल सुख से नहीं रहे। तो ऐसा ये बताते हैं। और मैं जो बताने की कोशिश कर रही हूँ, सेंटर में तो भारत है। क्यों है भारत? क्योंकि भारत स्वाभाविक विराट राष्ट्र है। और भी कई स्वाभाविक राष्ट्र हैं, लेकिन आकार में छोटे हैं, तो अपने बल में छोटे हैं। यूरोप वालों से बहुत बड़े हैं, फिर भारत की तुलना में छोटे हैं। तो जो स्वाभाविक है, जो नेचुरल है, जो लीगल है, वही सेंटर में रहेगा। लेकिन जो पेरिफरी में है, वो अपने हाथ के लिखे में, अपने मुंह के बोले में स्वयं को सेंटर में बताते हैं। नहीं, प्रोपेगेंडा एक एक हद तक ही चल सकता है, उसके आगे नहीं चल सकता. और आपने बिल्कुल तो सही बोला कि एशिया का जो सेंटर है, जम्बू द्वीप का जो सेंटर है, वही पूरी पृथ्वी का सेंटर अगर देखा जाए वास्तविक में वही है. तो अरे भाई, तो इनकी अपनी जो ओईसीडी है, ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसका स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट हुआ एंगस मेडिसन वाला।
करेक्ट। वो क्या कह रहा है, 0 AD कोई है जिससे शुरू कर रहा है। 0 AD से 1500 तक तो उनका नाम भी नहीं लिख रहा है करेक्ट। किसी यूरोप के देश का। 1500 के बाद नाम लिख रहा है। तो भारत के संबंधित आंकड़े कॉम्प्रेस कर रहा है, भारत क्या है डिफाइन ही नहीं कर रहा है। तो भारत को 35% बता रहा है, उसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये पूरा पांचों, कजाकिस्तान, ये बर्मा, ये तिब्बत है कि नहीं है, वगैरह वगैरह। तो तुम्हारे अपने अनुसार 1500 साल तक तो तुम दिखाई नहीं दे रहे हो। तुम्हारे अपने प्रोपोगेंडा लिटरेचर, तुम्हारे अपने प्रोपोगेंडा लिटरेचर में तुम 19वीं सेंचुरी में मशरूम की तरह चढ़े और 20वीं में गिर गए। तो जैसे पालक, मैं खेती बहुत करती हूँ, तो बहुत सा खेती होता है, जल्दी से निकलता है, जल्दी से गिर जाता है। करेक्ट। तो हम लोग कुकुरमुत्ता कहते हैं, आप लोग मशरूम कहते हैं। तो निकला और गिरा। अरे पीपल का बड़ा वृक्ष है, हजारों साल, सैकड़ों साल तक चला। जी, आज, जी, आपका प्रश्न, मुझे तो प्रश्न के उत्तर देने हैं। नहीं, आप शुरू करिए, आप बताइए पूरा, बिकॉज आपने एक जी, प्लान किया है माइंडसेट में। लेट स्टार्ट। जी। तो जो हम लोग ये सीरीज चला रहे हैं, जिसमें 21वीं सदी की भू राजनीति पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, तो अभी तक के एपिसोड में हम लोगों ने ये चर्चा की मिड 19वीं सेंचुरी के बाद, यानी 1850 के बाद दो घटनाएं होती है। दो राष्ट्रों का उदय होता है। एक पुराना राष्ट्र है जापान, और दूसरा एक नया बिस्मार्क के नेतृत्व में उभरता है, बहुत से नन्हे 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 यूनिट्स को इकट्ठा करके, जर्मनी नाम का। तो अभी तक के भाषणों में जो मैंने बताया, कैसे जर्मनी के उदय, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंग्लैंड को भारत के अपने रास्ते को प्रोटेक्ट करने के लिए और जर्मनी को कंटेन करने के लिए कितने नन्हे नन्हे छोटे छोटे आर्टिफिशियल नेशन स्टेट बना। आज जो मैं बात कर रही हूँ, वो बात कर रही हूँ जापान। 1850 के बाद 1854 में शायद, या 53 में, वो पेरी नाम का आदमी जाता है, अमेरिकन कमांडो, 1854 में। और वो जापान पर एक बड़ा ही ह्यूमिलिएटिंग, बहुत ह्यूमिलिएटिंग नहीं है, लेकिन अगर आप में विरोचित पुरुषत्व है, पौरुष है, अभिमान है, स्वाभिमान है, तो पर्याप्त अपमानजनक ट्रीटी लाता है कि हम ट्रेड ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। उसमें जो शर्तें हैं वो अमेरिका के फेवर में है और जापान के फेवर में। जापानी लोगों का अभिमान ऐसा आहत होता है कि इस ट्रीटी को अंडू करने के लिए वो अमेरिका की नकल करने को भी तैयार हो जाता। और 40 साल के अंदर 1894 में 1894 में ये आक्रमण कर, आक्रमण होता है कोरिया और मंचूरिया पर। अब जरा यूरोप से हटके आप पैसिफिक ओशन पर आ जाइए। पैसिफिक ओशन में ये जापान है, जापान के ऊपर कोरिया है, जापान के बाद पश्चिम की तरफ, जिसको आज का पीआरसी कह रहे हैं, तब पीआरसी नहीं था, तब मांचू एम्पायर था, वो मांचू एम्पायर है। और जापान मांचुओं से कोरिया और मंचूरिया का हिस्सा 1894 में छीन ले, और कोई कुछ नहीं कर पाता। ये जो जापान का छीन लेना है, और इसके बाद 1905 में ये जार वाले रशा का, जो ये इलीगली फैल गया है यूरोप से लेकर पैसिफिक ओशन तक, ब्लडी, क्या ब्लडी, कोई वो याद नहीं आ रहा है मुझे, जो इनका पोर्ट टाउन है पैसिफिक पर, वहां तक जो फैल गया है, वहां पर ये झपट्टा मारता है। पूरे इतिहास में हम नहीं जा रहे कि झपट्टा क्यों मारता है, और मार के रूसी हतप्रभ हो जाते हैं, जिनको 1945 के बाद आप सुपर पावर कहते। कौन आप? वेस्टर्न मीडिया और एकेडमिया।
तो ये इतने से जापान का इतने बड़े इलाके में फैले हुए अस्वाभाविक इलीगल रूप से फैले हुए रशिया को थप्पड़ लगा। अब यहाँ दो चीज नोट कर लीजिए। वो है जापान नन्हा है, छोटा है, लेकिन एंशियंट है, पुराना है, नेचुरल है, स्वाभाविक है, लीगल है, फ्रॉम टाइम इमेमोरियल है। वो अपनी जगह में खड़ा है। और ये रूस क्या है, 13वीं 14वीं 15वीं तक तो ये मंगोलों का ये पूरा क्षेत्र है। रशिया नाम का कोई देश ही नहीं है। कीव वगैरह में जिसको वस्तुतः रशिया की जो शुरुआत है, वो जो मॉडर्न यूक्रेन है उस पे जो कीव उसकी राजधानी है, वहां से है। मंगोलों से घबराकर जंगलों में, कैसे जंगल, ठंडे घने पत्थर की तरह कठोर लकड़ियों वाले जंगल में ये घुसते हैं, जिसका नाम मस्कवा, मास्को, जो भी उच्चारण है। वहां पर शहर नहीं है, राजधानी नहीं है, देश नहीं है, एक बसावट है जंगलों के भीतर। किनकी? मंगोलों से डर कर भागे हुए लोगों। तो 15वीं 16वीं 17वीं शताब्दी में मस्कवा के आसपास 2 4 5 लाख लोग दिखाई देने लगते हैं। तो ये कौन है? नॉट नेशन, नॉट स्टेट, न राज्य है, न राष्ट्र है, न कोई पुरानी सिविलाइजेशन है, न कोई पुरानी कल्चर है, न अपने ठाव में बैठे हुए लोग हैं। मस्कवा और मास्को भी नया नया बसाया गया क्षेत्र है भय के कारण। तो भय रूसी लोगों की साइके में। और भय किस चीज का है? फ्लैटनेस का। ये वर्णन जो मैं पढ़ के सुना रही हूँ, ये सारा वर्णन मैं यूरोप अमेरिका वालों की लिखी हुई पुस्तकों से बता रही हूँ। मैं स्वयं उस क्षेत्र में कभी गई नहीं हूँ, न उसके बारे में मेरे शास्त्रों में जो लिखा है उसका मुझे कुछ भी ज्ञान है। तो जापान 1854 में वो अमेरिका वाला कमांडोर करता है। 1894 में इसका पहला आक्रमण है। और 1905 के आक्रमण की बात कर रही हूँ कि भाई यूरोप से पैसिफिक तक फैला हुआ, या हम कहे ऊपर वाला सागर, कौन सा सागर का नाम नहीं याद आ रहा, रशिया का जो वो वाला सागर, इतना बड़ा रशिया एक नन्हे जापान से मार खा रहा है, जो जापान कोरिया के मार्फत अंदर घुसा हुआ है, और रूस कुछ नहीं कर पा रहा है। तो 1905 के इस विजय को पूरे एशिया ने सेलिब्रेट किया। 1905 के जापान की इस विजय को अफ्रीका ने सेलिब्रेट किया। उन सब लोगों ने इस विजय उत्सव को मनाया जो यूरोप के, अभी अमेरिका पिक्चर में नहीं है, कहीं नहीं है, कौन है क्या है किसी को नहीं पता है। किसको? हम एशिया वालों को, हम अफ्रीका वालों को नहीं पता है। तो ये लोग जो यूरोप के बदतमीजी से, अशिष्टता से, धूर्तता से, एरोगेंस से त्रस्त लोग हैं, इन लोगों को जापान का ये थप्पड़ लगाना उत्सव की तरह लगता है। एक दूसरा, जापान का ये थप्पड़ लगाना स्वयं यूरोपियंस के एरोगेंस को भेद देता है। स्वयं यूरोपियन वल्नरेबल फील कर रहे हैं। कब? 20वीं शताब्दी की शुरुआत हो गई है, 1905। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के केवल 10 साल पहले, 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होता है। 9 साल पहले जापान का ये जो थप्पड़ है। और ऐसा भी नहीं, चलो भाई 1905 में एक कोई बैटल था जिस बैटल में रूस हार गया, और अगले बैटल में जाकर जापान के घर में थप्पड़ लगा दिया। भाई आप तो जापान के सर पर जाकर घुस चुके हो ना, व्लादिवोस्टॉक या क्या उसका नाम है, पोर्ट का नाम मुझे भूल रहा है। तो रूस ऐसा कुछ नहीं कर पा रहा है, बल्कि रूस अनुभव कर रहा है, फिर इनसिक्योर अनुभव कर रहा है अपने इस अननेचुरल एक्सपेंशन को। क्योंकि फैल गया, फैल गया, ये सब जगह लिखा है। अरे काहे में फैल गया?
ये जो पूरा क्षेत्र है, ये क्षेत्र निर्जन है, ये क्षेत्र दुर्गम है, ये क्षेत्र मनुष्य के लिए नहीं रहने योग्य है। और जो वर्णन है महाभारत में और रामायण में, रामायण में वर्णन महाराज सुग्रीव कर रहे हैं, जब वानरों के यूथ को भेज रहे हैं माता सीता की खोज में, तब इस पूरे क्षेत्र का वर्णन है। और महाभारत में जब राजसूय यज्ञ और दिग्विजय यात्रा के लिए अर्जुन उत्तर जाते हैं, तब इस पूरे क्षेत्र का वर्णन है। यहाँ मनुष्य तो है ही नहीं, जो है वो छींट छाट की तरह से। तो वहां 10 रूसी चले गए। अब ये रूसी गए कि कौन गए कि क्या गए, इसका कोई आउटसाइडर रिकॉर्ड नहीं है, स्वयं इनका भी अपना रिकॉर्ड कोई नहीं है। ये गए, उनको मारे काटे या किसी खाली जगह में जाकर बस गए और कह दिए कि हमारा है। तो ये जो अननेचुरल एक्सपेंशन है, जो 21वीं सदी की भू राजनीति पर मैं बात कर रही हूँ, तो केवल बड़ा हो जाना समस्या देता है मिलिट्री में लॉजिस्टिक की। आपको सेना पहुंचानी है, आपको रसद पहुंचाना है, आपको आर्मामेंट पहुंचाने, और केवल पहुंचाना नहीं, जो मनुष्य और आर्मामेंट जा रहे हैं वो उस टोपोग्राफी और क्लाइमेट के में लड़ने लायक है भी कि नहीं। क्योंकि ये जो आर्मामेंट है, ये जो आर्मी है, ये जो आर्मी की स्ट्रेटजीज है, ये कहाँ पर लड़ने के लिए बने हुए हैं? यूरोप में लड़ने के लिए बने हुए हैं, अपने पड़ोसियों से। आपको जापान तो पता ही नहीं है, और फिर अभी आपको पानी में उतरना पड़ेगा जापान से लड़ने के लिए। आपको नेवी चाहिए, रूस बेचारा नेवी क्या जानेगा? लैंडलॉक्ड है। किस अर्थ में लैंडलॉक्ड है? कि ऊपर का जो सागर है वो बर्फ से ढका हुआ है, जिसको नॉर्थ पोल हम कह रहे हैं। दक्षिण में आने का कोई रास्ता नहीं है, सेंट्रल एशिया दुर्गम है, अनजान है और बर्फ से ढका हुआ है। बार बार रूस वार्म वाटर एक्सेस चाहता है, और इसी वार्म वाटर एक्सेस के लिए ये अफगानिस्तान आ रहा था, जहां अमेरिकियों ने उसको पीटा और एक तालिबान खड़ा किया, एक बस। अभी ये ब्लैक सी में घुसना चाहता है क्रीमिया वगैरह के मार्फत, और फिर झमेला झंझट खड़ा कर। तो जापान का 1905 का ये पिटाई, और 1905 के बाद बहुत घटनाक्रम है। मैं केवल एक पुस्तक आप लोग को दिखाना चाहूंगी जो मुझे बहुत पसंद आया था। ये पुस्तक द जापानीज एम्पायर ग्रैंड स्ट्रेटेजी फ्रॉम द मेजी रेस्टोरेशन टू द पैसिफिक वॉर। इसको लिखने वाले कोई SCM पेने हैं, ये अमेरिका के हैं सज्जन। और ये जो सज्जन है, ये यूनाइटेड स्टेट्स नेवल वॉर कॉलेज के फैकल्टी के सज्जन है। एक्सीलेंट बुक मुझे जो लगी। तो इसको जिन लोगों को विस्तार से जापान और पूरा मामला पढ़ना है वो पढ़े। मैं जो आज मोटी मोटी बात कर रही हूँ, बीच में और कई घटनाक्रम होता है। और उसके बाद शायद 1934 से 1949 तक, या 1945 तक, 1934 से 1935 से 11 साल जापान जो है ये चाइना को, कौन सा चाइना? PRC। एक्चुअल चाइना तो नन्हा सा है, पीआरसी तो बना ही नहीं है 1934 में, ये तो 1949 में बना है। तो किसको? मांचू एम्पायर को ये रौंद रहा है, ये पीस रहा है। लेकिन आज की भाषा में कहेंगे ये चीन को रौंद रहा है, पीस रहा है। और यूरोप की पुस्तकों में, यूरो अमेरिकी पुस्तकों में रेप ऑफ नानकिंग। अभी चीन की या PRC की राजधानी क्या है? बीजिंग, जिसको पहले ये पीकिंग कहते थे, ये चीन की राजधानी कभी नहीं रही है। ये तो मंगोलों ने अपनी राजधानी बनाई। मंगोलों ने अपनी राजधानी क्यों बनाई? पहले इनकी राजधानी शनाडू, जिसको ये झनाडू कहते हैं, एक्स से शुरू करके, यानी द बिग कैपिटल, डा से बड़ा होता है, ये था। लेकिन लगा कि अगर चीन को भी रूल करना है तो थोड़ा दक्षिण में आ जाओ। तो चीनी भाषा में बीजिंग का मतलब है उत्तर की राजधानी,
और मंगोलों के लिए ये दक्षिण की राजधानी थी। लेकिन 1934 की जब हम बात कर रहे हैं, तब राजधानी है नानकिंग। नानकिंग यानी दक्षिण की राजधानी। नान शायद दक्षिण बताता है, पी शायद उत्तर बताता है, और किंग जिंग पिंग ये इनका राजधानी के लिए बताता है। तो रेप ऑफ नानकिंग, जापानियों ने इसमें महिलाओं के साथ भी बहुत घृणित काम हुआ, और देश के साथ या साम्राज्य के साथ या इकोनॉमी या सोसाइटी के साथ भी बहुत घृणित काम हुआ। तो इसको राजधानी का ही रेप बता देते हैं। और ऐसा कोई ये अकेला नहीं था। पता नहीं कितने शहरों में, कहाँ के शहर, मांचू एम्पायर के शहर, या चीन के शहर, या वर्तमान पीआरसी के शहरों का जापान ने रौंद डाला। 21वीं सदी में जो याद रखने की जरूरत है, जापान अकेला देश है। जापान की आर्मी में हम तीनों जोड़ रहे हैं, इसमें एयर फौज बंदे, वो जो थल सेना है और नेवी, ये तीनों सेनाएं वर्तमान पीआरसी के चप्पे चप्पे को जानती है। वर्तमान पीआरसी जो 1949 में बना, इसमें तिब्बत शामिल नहीं था, इसमें सीक्योंग भी नहीं था। अक्टूबर 1949 में जिस चाइना को हैंडओवर कराया अमेरिका ने, माओ से तुंग को, वो चाइना था जो मांचुओं का एम्पायर था। और मांचुओं के एम्पायर में न तिब्बत था न सीक्योंग था। तो ये माइनस पीआरसी माइनस तिब्बत माइनस सीक्योंग का चप्पा चप्पा अगर संसार की कोई आर्मी जानती है तो वो अकेली है, वार हार्डेंड जापानीज आर्मी, जिसकी क्रूशियल भूमिका होने वाली है 21वीं सदी में पीआरसी के, शी जिनपिंग के नॉन प्रोफेशनल लफंगों के झुंड पीएलए पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को हैंडल करने में। तो ये जो चप्पे चप्पे की जानकारी है जापान को, ये है जहां तक मुझे याद आ रहा है 1934 से 1945 तक। अब इसका हमारे जियो पॉलिटिक्स से क्या लेना देना 21वीं सदी के? इसका लेना देना ये कि जापान झपट्टे से इनको मारता हुआ अब नीचे उतर रहा है। नीचे कहाँ उतर रहा है? पर्ल पर्ल हार्बर पर तो हम बाद में आएंगे। ये नीचे उतर रहा है चंपा में, वियतनाम में, इंडोनेशिया में, स्ट्रेट ऑफ मलक्का पर क्यों उतर रहा है? जापान के पास सारे रॉ मटेरियल नहीं है, जापान के पास एनर्जी सोर्सेज नहीं है, पेट्रोलियम के लिए, कोयले के लिए, बड़ी सारी चीजों के लिए ये डिपेंड कर रहा है एक्सपोर्ट पर, सॉरी इंपोर्ट पर। ये इंपोर्ट इस इलाके से जा रहा है, और ये इलाका किसके कब्जे में है? एलाइट पावर के कब्जे। कुछ फ्रांस के कब्जे में है, तो कुछ इंग्लैंड के कब्जे में है, तो कुछ डच कब्जे में है। कौन सा एरिया? जहां पर इंडोनेशिया, बोनियाई जो मलक्का है, तो मलक्का, स्ट्रेट ऑफ मलक्का का आसपास का जो एरिया है। तो अब ये जो एलाइड पावर है, यानी इंग्लैंड, फ्रांस, बाद में अमेरिका जुड़ता है, इसको जापान से दिक्कत जा रही है। क्यों? जापान एक्सिस पावर है। जापान की जर्मनी से दोस्ती है। जापान की पहले दोस्ती किससे थी? इंग्लैंड से थी। इंग्लैंड जापान दोस्ती करके रखे अपने अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को। लेकिन जब जापान का महत्वाकांक्षा बढ़ता है, तो जापान को लगता है ये पिद्दी सा, ये फिजूल सा इंग्लैंड इतना बड़ा एशियन इलाका, अफ्रीकन इलाका दबा सकता है, जिसके पास कुछ भी नहीं है। तो हम जापानीज निश्चय रूप से एशियन पावर बन सकते हैं, और एशिया में तो कम से कम इन क्रिश्चियन लफंगों की कोई आवश्यकता। मैंने जो शब्द यूज किया क्रिश्चियन लफंगा, लेट मी डिफाइन।
1498 के बाद ये आ रहे हैं, यानी 15वीं शताब्दी पूरी हो गई। 16वीं, 17वीं, 18वीं, इन 300 साल में जो गए हैं यूरोपियंस, ये कचरा यूरोप का कचरा है। और ये एशियन सेंसिबिलिटी को, अभी मैं एशिया की बात कर, ये एशियन सेंसिबिलिटी को इतनी बुरी तरह हिलाता है। इनकी नीचता, इनकी क्रूरता, इनका टुच्चापन, इनकी गंदगी, इनका वहशीपन, इनका हिंसा, सभ्य आचरण का बिल्कुल राई रत्ती पालन नहीं, कि जापान को लगता है इनको बाहर करो, क्योंकि जापान और एशिया तो सिंटो का देश है, हिंदुओं का देश है, सनातनियों का देश है, सूर्य का देश है, कमल के फूल का देश है, श्री हरि के 9वें अवतार भगवान बुद्ध का देश है। तो इन लफंगों को बाहर करो। दे हैव टोटल डिस्डेन फॉर यूरोपियंस। तो अब जापान के इस धक्के को कोई नहीं संभाल पा रहा है, तो इन्होंने क्या किया, जापान को एनर्जी की सप्लाई रोकने की जरूरत की। एनर्जी में क्या आया, मोटा मोटी पेट्रोल और डीजल। और यहाँ कमाल की बात यह है कि 1934 से 1945 तक इस चीन की चटनी बनाने में जापान की मदद यूरोपियन पावर कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, एनर्जी की सप्लाई, मटेरियल की सप्लाई, आयुध मतलब वेपन्स की सप्लाई, दुनिया भर के मामले हैं। विस्तार से आप इस किताब में पढ़ेंगे और ऐसे 50 पुस्तकें और होंगी। तो ये इनको सप्लाई कर रहे हैं, किंतु 1942-43 आते आते झंझट बचता है। और अब चर्चिल वाला इंग्लैंड टेंशन में आ रहा है। चर्चिल वाला इंग्लैंड क्या टेंशन में आ रहा है, कि जापान पूरब की तरफ से बढ़ता आ रहा है, पश्चिम की तरफ से जर्मनी और ओटोमन एम्पायर बढ़ते हुए आ रहे हैं, और भारत के साथ जो हमारा जो कनेक्शन है ये टूट रहा है। जापान बर्मा तक आ गया है। बर्मा इंग्लैंड के कब्जे में है, कंट्रोल में है। तो अब इंग्लैंड को डर लग रहा है। इंग्लैंड वहां, जापान वहां, सेंटर में कौन है, भारत। तो जियो पॉलिटिक्स के सेंटर में भारत है। मैंने बताया जर्मनी वाले मामले में भारत का जो क्रूशियल रोल था। अब जापान वाले मामले में मैं बता रही हूँ भारत का क्रूशियल रोल। तो इंग्लैंड जापान को रोकने के लिए, कहां पर, जापान का भारत की तरफ बढ़ाव को रोकने के लिए 42-43 में स्पेन में आ रहा है। और 43 में तेहरान में जो समिट हो रही है, जिसमें स्टालिन, रूजवेल्ट और चर्चिल बैठ रहे हैं, उसमें रूजवेल्ट साथ में चांग काई शेक को बैठा। अब ये चांग काई शेक कौन है, जो क्रिश्चियन है, यूरोप में पला बढ़ा है, यूरोप में ट्रेंड है, अमेरिका की भी ट्रेनिंग है, रूस की भी ट्रेनिंग है, सब इसको मदद कर रहे हैं। क्यों, ये जापानियों से लड़ रहा है। चर्चिल बहुत ज्यादा आपत्ति कर रहे हैं कि चांग काई शेक किसी भी समिट मीट में नहीं बैठेगा, और ये तेहरान में नहीं बैठा है, ये बैठा है चांग काई शेक, जहां तक मुझे याद आ रहा है कैरो में। जो प्रिलिमिनरी मीटिंग हो रही है वो कैरो में ही है, शायद मिस्र में किसी जगह है। तो चर्चिल मना कर रहा है, और रूजवेल्ट चर्चिल को राइट ऑफ कर रहा है, और महत्व दे रहा है चांग काई शेक को। और चांग काई शेक इधर भारत आकर ब्रिटेन को धता बता रहा है। तो अमेरिका को चांग काई शेक की जरूरत क्यों पड़ी, टू कंटेन जापान। अमेरिका को जापान से क्या दिक्कत है, अमेरिका को जापान से दिक्कत है कि पैसिफिक ओशन में हजारों हजारों जो आइलैंड्स हैं, निर्जन है या थोड़े लोग हैं,
इन पर जगह जगह यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने 20वीं शताब्दी में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद खास करके दुनिया भर के नेवल बेसिस बनाए। तो जो नेवल बेसिस है वो एयर एयर के भी बेसिस हैं, फौज के भी बेसिस हैं, मिनरल्स भी कर रहे हैं, बहुत सारे काम हो रहे हैं, ट्रेड का भी काम हो रहा है। तो इनको खतरा है किससे? जापान से। जापान अपनी प्रभुता चाह रहा है, बीच में अमेरिका के वो द्वीपों पे जो कब्जा है, तो अमेरिकन सॉवरेनिटी पैसिफिक ओशन क्रॉस करते हुए एशियन मेनलैंड के पास आ गई है, जापान को स्वीकार। जापान को, अमेरिका को ये प्रॉब्लम है जापान से, इंग्लैंड को ये प्रॉब्लम है कि हमारे क्षेत्र में घुसा आ रहा है, हॉलैंड को भी प्रॉब्लम है, फ्रांस को भी प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है? ये इस साउथ ईस्ट एशिया में ये भी जगह जगह अवैध कब्जा बना के बैठे हुए हैं और इनको जापान सुखा देता है। ध्यान दीजिए, एक नन्हा जापान रूस से भी निपट रहा है, मांचुओं से भी निपट रहा है, चांग काई शेक से भी निपट रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स को भी टेंशन दे रखा है, चर्चिल को, इंग्लैंड को भी टेंशन दे रखा है, और इस हद तक टेंशन दे रखा है, पिद्दी न पिद्दी का शोरबा चांग काई शेक, नॉन स्टेट प्लेयर के साथ उस समय के दो सुपर पावर के हेड ऑफ स्टेट इक्वल टर्म पर बतिया। क्यों? हेल्प अस आउट इन कंटेनिंग जापान। तो फिर वो पर्ल हार्बर वाला मामला होता है, इसका जब, जहां तक मुझे याद आ रहा है, एनर्जी सप्लाई को जब बाधित किया है तो इसने पर्ल हार्बर पर अटैक करके अपना मसल पावर दिखाया है जापान ने। और तब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एलाइट की तरफ से आते ही 43 में, कुछ गर्मी वर्मी का दिन है जब इनकी ये समिट होती है, अप्रैल में है शायद, अप्रैल 1943 में इन तीनों की जो समिट होती है, उसमें तय होता है कि जैसे ही जर्मनी को हम 1945 में कंटेन कर लेंगे, यानी उनका तो इरादा 1944 में ही कंटेन करने का था, थोड़ा लंबा खींच गया, तुरंत तीनों पावर मिलकर, और फ्रांस सहित, फ्रांस की गिनती नहीं थी, चारों पावर मिलकर जापान को कंट्रोल करेंगे। ये है जापान की हैसियत। और इस जापान को कंटेन करने के लिए 2 एटम बम डालना पड़ा, हिरोशिमा और नागासाकी। जापानीज मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? नागासाकी और हिरोशिमा जापान के थोड़े बी बी टाउन्स थे। टोक्यो जापान की राजधानी, और भी 2-3 जगह है जहां पर अमेरिका ने लगातार जो बॉम्बिंग की, उसका एक खास नाम है, जापान में अर्थक्वेक बहुत आते हैं, इस कारण से मकान लकड़ी के हुआ, तो लकड़ी के मकानों को धू धू करके जला दिया। अमेरिका ने लगातार जापानियों के, या जापानी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के मोरल पर कोई असर नहीं पड़ा। 2 एटम बम डालने से भी जापानियों के मोरल पर कोई असर नहीं पड़ा, और ये तय हो गया कि लड़ाई एटम बम से खत्म नहीं होगा। जापानियों को नहीं पता था, किंतु अमेरिका को पता था कि उसके पास कुल 6 या 8 एटम बम हैं 1945 अगस्त में। तो इन्होंने किया क्या? इन्होंने उसके राजा को हैंडल किया। वो एक लंबी कहानी है। राजा से 14 अगस्त को एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया। वो स्टेटमेंट ये था कि हम ये शर्तें मानते हैं और लड़ाई हम बंद करते हैं। 14 अगस्त को क्यों स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके लिया? क्योंकि पता नहीं था अगले दिन 15 अगस्त को क्या होगा। और सही था इनका भय, क्योंकि 14 अगस्त की रात को जापान में राजा के महल में coup हुआ। राजा को लेकर जापानीज मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट का एक वर्ग भागना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसको पता चला कि साहब स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गया है,
वो उसकी जगह एक छोटे दूसरे बच्चे को राजा बनाना चाहते थे, तो मिलिट्री को सरेंडर करना पड़ा, क्योंकि राजा की हैसियत श्री हरि विष्णु के रिप्रेजेंटेटिव की थी। जापान में राजा इतने पूज्य क्यों थे 1945 में? श्री हरि विष्णु के, सूर्य नारायण के वो सीधे प्रतिनिधि हैं, उनके वचन को टाला नहीं जा सकता। तो जब 15 अगस्त को राजा का आया कि मैंने संधि स्वीकार कर ली है और अब युद्ध नहीं होगा, तब मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट ने रोते हुए, लिटरली रोते हुए सबमिट किया, जो भी उसको ट्रूस या संधि या जो भी कहते हैं, सरेंडर। किंतु इस सरेंडर से भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और रशिया को चैन नहीं मिला, उनकी रीढ़ की हड्डी में बुखार आता रहा, और उन्होंने जो जो संधि का जो टर्म्स एंड कंडीशंस रखा, उसमें सबसे महत्वपूर्ण था डीमिलिटराइजेशन ऑफ जापान। इससे भी चैन नहीं मिला। जो जापानीज आर्मी ने सारी तैयारियां कर ली थी कि 1 महीने की नोटिस, 2 महीने की, साल भर की नोटिस में वो जापान को दोबारा मिलिटरीली इक्विप कर लेंगे। ये लोग इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका की तरह स्टूपिड नहीं थे। किस अर्थ में? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी को हराने के बाद, स्वयं जीतने के बाद, इन लोगों ने अपने जो वो क्या कहते हैं, मिलिट्री नेवी जो इनकी थी, उसको पानी में डुबो दिया, तोपों को गला दिया, हथियारों को तोड़ दिया। क्यों? हमारे पास हथियार रहेंगे ही नहीं तो लड़ाई कैसे होगी? जर्मनी का तो वर्साइल ट्रीटी में सब कुछ मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट को नॉन फंक्शनल कर दिया, लेकिन खुद का भी सब डुबो दिया। ये जब मैंने सबसे पहले पढ़ा, आई कुडंट बिलीव, अगर वो चर्चिल का लिखा हुआ ना होता और चर्चिल के पार्लियामेंट के भाषण ना होते और चर्चिल के दुनिया भर का वो जो 4 वॉल्यूम है, कि जीतने के बाद तुम लड़ाई से इतने भयंकर रूप से आतंकित हो कि खुद अपने सब चीजों को डुबो दिया। और उधर जर्मनी वाले जो मूलतः मूड है, ये सब भी सेंट्रल एशियन है, फ्रांस वाले भी, इंग्लैंड वाले भी, अमेरिका वाले भी, सब के सब सेंट्रल एशियन, किंतु उनमें मूल चीज विलुप्त काफी हो गई है। जर्मनी वालों में, आर्यों में, हूणों में ये इंटैक्ट। इसलिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, हारने के बाद भी, जर्मनी की मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट में उनके जो बड़े बड़े जनरल वनरल लोग थे, उन लोगों ने बड़े सारे नक्शे और क्या 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 क्या, वो विस्तार से अगर कभी आप लोग कहेंगे तो सुनाऊंगी, वो सब ऐसा संभाल के रखा था कि जैसे ही हिटलर पावर में आके उभरने लगा, खटाखट उन्होंने जर्मनी को दोबारा मिलिटराइज कर दिया। और ये तीनों, इंग्लैंड, फ्रांस और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मुंह देखते रहे। तो 1945 में एटम बम डालने के बाद पहला काम इन्होंने किया, जापान को डीमिलिटराइज। इससे भी इनका चैन नहीं मिला। इन्होंने 2 जायंट खड़े किए। किसने? इन्होंने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इंग्लैंड और फ्रांस के सहयोग से। इंग्लैंड और फ्रांस की कोई हैसियत नहीं थी, खाने को नहीं था, तो अमेरिका के सामने मुंडी हिलाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। अमेरिका खुद से कि मैंने अकेले नहीं किया है, 2 और भाई लोगों की सहमति है। तो इन्होंने 2 आर्टिफिशियल, इलीगल, आर्बिट्रेरी कम्युनिस्ट रेजीम खड़े किए। स्टालिन की औकात नहीं थी उस कम्युनिस्ट रेजीम को मेंटेन करने की। माओ से तुम की औकात नहीं थी कि आधे चीन में भी चांग काई शेक से मोर्चा लेने की। तो
अमेरिका ने चांग काई शेक को जबरदस्ती सरेंडर करवाया, ताइवान भगवाया। उसकी कहानी अद्भुत है, कभी कहेंगे तो विस्तार से सुनाऊंगी। तो ये दो केवल छोटे छोटे देश नहीं बनाए इन्होंने, इन्होंने दो आर्टिफिशियल कम्युनिस्ट रेजीम खड़े किए। मैं स्टेट नहीं कह रही हूँ कि दो कम्युनिस्ट स्टेट खड़े किए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दो कम्युनिस्ट नेशन खड़े किए। यूरोप में और ओटोमन एम्पायर में कहानी क्या थी? पहले नेशन है, फिर नेशन का अपना स्टेट है। यहाँ ये सब कोई झंझट नहीं था, कारण यहाँ वास्तविक नेशंस को, वास्तविक नेशन स्टेट को सॉलो करता हुआ दो कम्युनिस्ट राक्षस खड़ा किया, यूएसएसआर और चाइना। चाइना नहीं, ये पीआरसी, जिसको कि ये स्वयं झुआंग हुआ कहते हैं, हम लोग चीन कहते हैं, और हमारी नकल में बाकी दुनिया चाइना के। हाँ, क्या बात है कहते हैं। हाँ, 1945 यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इनके द्वारा क्रिएटेड इन दो कम्युनिस्ट रेजिमों ने जी भर के गालियां दी किसको? कॉलोनियलिज्म को, वेस्टर्न कॉलोनियलिज्म, वेस्टर्न इंपीरियलिज्म, कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कैपिटलिस्ट कॉलोनियलिज्म। लेकिन क्या आप में से किसी ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कम्युनिस्ट कॉलोनियलिज्म सुना? कम्युनिस्ट स्लेवरी ऑफ नेशन सुना? कम्युनिस्ट इंपेरियलिज्म सुना? नहीं। क्यों? ये इनका क्रिएशन था जापान को कंटेन कर। इसलिए अमेरिका को अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी लगता था कि ये दो कम्युनिस्ट रेजीम जापान को हैंडल करें। और हालत 1945 में तुम ये करते हो, और 1949 4 साल के बाद तुम्हारे द्वारा बनाया गया माओ से तुंग कोरिया पर चढ़ गया, स्टालिन की सहायता टैसिट इन्वॉल्वमेंट के साथ, और आपको यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को तुरंत मदद की जरूरत पड़ी। किसकी? जापान। क्यों? कोरिया किसी तरह इनके कब्जे में न चला जाए। तो फिर वो जो लाइन खींची गई 2-2.5 साल की लड़ाई के बाद, और यहाँ नेहरू, जो हम लोगों को बड़ा मूर्ख लगता है, वो इनके ट्रूमैन और स्टालिन और माओ से ज्यादा होशियार है। वो बार बार चाउ एन लाई को समझा रहा है, अरे भाई तुम लोग कोरिया में मत जाओ, अभी जरा अपनी हैसियत वैसियत बना लो। मैंने 3 भाषण दिए हैं भारतीय धरोहर के साइट पर। जो ये नेहरू ने माओ की जो मदद की है और तिब्बत को जो हड़पने दिया है, उसमें ये सारे डिटेल मैंने दिए हैं। किताब से पढ़ पढ़ के तो ऑथेंटिसिटी है, कहानी नहीं है। तो 1949 में ही पुनः जापान को मिलिटराइज करना पड़ा। या मिलिटराइज तो ये क्या करेंगे, ऊपर से कहा कि साहब वो ट्रीटी है डीमिलिटराइजेशन की, और अंदर से परमिट कर दिया कि आओ भाई हमारी मदद करो। और कोरिया को 2 हिस्से में बांटना पड़ा। साउथ कोरिया जो जापान की तरफ है वो अमेरिका के इन्फ्लुएंस में रहा, नॉर्थ कोरिया जो रूस से सटा हुआ है वो कम्युनिस्ट रहा। और उसी नॉर्थ कोरिया के वो कौन सा उसका तानाशाह है, डिक्टेटर है, जो जब नहीं तब अमेरिका को आंख दिखाता रहता है। ये किसने क्रिएट किया? स्वयं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने, माओ से तुंग और स्टालिन की मदद करके। किस लिए? जापान को डिस्टेबलाइज और कंटेन करने। तो अब जिस जियो पॉलिटिक्स की हम लोग बात कर रहे हैं, 1945 के बाद कोरिया वाले मामले में आज बहुत समय नहीं है, 15 मिनट और समय है। और कई अन्य मामलों में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को लगातार लगातार जापान की जरूरत पड़ी। पहला तो रूस को ही हैंडल करने में,
स्टालिन पहले है, फिर ब्रेजनेव है, फिर और कौन कौन है 1990 तक, कि जापान का दबाव उन पर बना रहे, जापान के मार्फत उनको दबाए रखे। उसके बाद ये माओ से तुंग वाले को, डेंग वाले को, अब शी जिनपिंग वाले को दबाने के लिए जापान की जरूरत है। अब जापान पुनः 21वीं शताब्दी में अपने गौरव के साथ उभर कर सामने आएगा। यही अमेरिकन लोगों की को अपनी सहायता के लिए इस स्वाभाविक राष्ट्र, इस स्वाभाविक सनातनी वीर राष्ट्र की आवश्यकता पड़ रही है। यानी जो खास मैसेज है वो ये है कि चर्चिज्म के प्रभाव में, क्रिश्चियनिज्म के प्रभाव में सनातन धर्मावलंबियों के साथ अनगिनत अशिष्टता, उद्दंडता, दुष्टता, बर्बरता करने के बाद इनके प्रबुद्ध लोगों को समझ में आ रहा है केवल सनातन धर्म के आलोक में ही वैश्विक शांति, सौहार्द, उन्नति और प्रगति संभव है। तो 19वीं शताब्दी में जापान खड़ा होता है, 20वीं में इन लोग को कूटता पीटता है, और 21वीं में जापान इनका रक्षक बन के आता है। और जापान के कारण दो कम्युनिस्ट रेजीम को अमेरिका अनदेखा करता है, अमेरिका प्रश्रय देता है। कभी रूस को कंटेन, सोवियत रूस को कंटेन करने के लिए वो किसिंगर और निक्सन चले जाते हैं माओ के पास। मतलब एक प्रसंग है, बता रही हूँ। माओ ने पूछा, भाई ये सब अमेरिकी लोग को क्या पसंद है? तो कहा कि साहब इनको लड़कियां बहुत पसंद है। बोले नो प्रॉब्लम, 1 मिलियन लड़कियां भेज देंगे। ये है कम्युनिस्ट हेड ऑफ स्टेट। ये राजा नहीं है, ये राज्य नहीं है। राजा होता तो एक चीनी मांचू मंगोलियन कन्या की तरफ कोई आंख उठा के देखता तो आंख निकाल। ये होता है राजा, ये होता है राज्य, जैसी होती है सेना। और ये क्या कह रहा है माओ से, तो भेज देंगे। फिर किसी ने किसी प्रसंग में कहा कि भाई जापानियों से कहो कि जो चीन में दुनिया भर के अत्याचार उसने किए उसके लिए माफी मांगे। बोले क्या बात करते हो जी, ये जापानीज नहीं होते तो हम नहीं होते। माओ को पता है हमारी औकात नहीं थी। माओ को पता है कि चांग काई शेक को धक्का दे के अमेरिका वालों ने भगाया है, और ये सब किस लिए हुआ है? जापानियों की बदौलत। तो जो ये कम्युनिस्ट है इसको चीन से प्रेम नहीं, तो खास बात मैं बता रही, इसको चीन की अस्मिता से प्रेम नहीं, इसको चीन की नारी के गौरव की रक्षा का राई रत्ती परवाह नहीं है। इसको चीन के नागरिकों के जीवन के मूल्य की चिंता नहीं। तो इसको चिंता क्या है? मैं कौन? मैं माओ से तू, कौन मैं? शी जिनपिंग, कौन मैं 3 का नाम याद है, वो डेंग जिसने वो इनके हिसाब से बड़ा डेमोक्रेट और लिबरल है, जिसने टाइनामेन स्क्वायर करवा, छात्र बैठे हैं टैंक चला दिया। और वो भी अमेरिकी प्रेसिडेंट को बहुत पसंद है। और जब टैंक चला उसके 5-7 दिन पहले गोरबाचौफ वहीं बैठा हुआ है पीकिंग में, सारा मामला देख रहा है और देख के चुपचाप चला आया। और इसके विरोध में अमेरिका की मीडिया चुप है, ह्यूमन राइट का मामला चुप है। क्यों? स्टेट्समैनशिप नहीं है, राज्य चलाना नहीं आता है, शत्रु की कमजोर नस पर हाथ रखना नहीं आता है, जो कुछ करते हैं टेम्पररी कर। और ऐसे राज्य के गैर जानकार दुनिया भर में राजकाज के आदर्श बने। तो
आज का 21वीं सदी का मूल विषय कि 21वीं सदी में जापान का पुनः उदय होगा और जापान को कंटेन करने के लिए ये जो दो रेजिम है, वर्तमान रूस को सोवियत रूस नहीं कहते हैं, वो टूट फूट गया, रूस निकल आया, लेकिन ये रूस भी एक आर्टिफिशियल, इलीगल, आर्बिट्रेरी एंड देयरफॉर ट्रांजिटरी स्टेट है, नेशन नहीं, स्टेट है। कौन सा हिस्सा? यूरोप से एशिया का जो विस्तार है पूरा का पूरा, ये रूस का नहीं है। इट हैज टू बी फ्रीड फ्रॉम रशियन क्लचेस एंड इट विल बी डन। उसमें एक बड़ी भूमिका जापान की होगी, एक बड़ी भूमिका भारत की होगी। अमेरिका ने इसके प्रति आंख मूंद रखा है कि ये इसी के कब्जे में रहे, ये सनातनियों के कब्जे में न जाए, जिनका ये स्वाभाविक क्षेत्र था। ऐसा अक्लमंद अमेरिकियों को क्यों लगता है? चर्च के प्रभाव, जिसका सनातन धर्म से कॉन्स्टिट्यूशनल जेलसी है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम है, जिसकी बनावट में ही सनातन धर्म से द्वेष है। इसलिए वो चाहता है जिस चर्च को कम्युनिस्ट रेजिम ने चकनाचूर कर दिया, उसी के कब्जे में ये क्षेत्र रहे। लेकिन 21वीं सदी में वर्तमान रशिया के चंगुल से ये क्षेत्र खाली होगा और इसमें जापान की भूमिका, पहली बात। दूसरी बात, ये जो आर्टिफिशियल, इलीगल कम्युनिस्ट रेजिम है, जिसको पीआरसी कह रहे हैं, जो प्रिजन ऑफ नेशंस है, काहे काहे का प्रिजन? चाइना कम्युनिस्ट रेजिम का के प्रिजन में एक कैदी है, प्रिजनर है। मंचूरिया, मंगोलिया, सिक्योंग, तिब्बत, हेन्नान और भी कुछ हो, तो नीचे का बहुत सा हिस्सा है, उसको मैंने ठीक से नहीं पढ़ा है, तो मैं ठीक से उसका नाम भी नहीं ले पा। तो इन सब को 21वीं सदी में इनके रेजिम से, बारबैरिक रेजिम से, नृशंस रेजिम से, पैशाचिक रेजिम से मुक्ति मिलेगी, क्योंकि अब जापान को कंटेन करने की जरूरत नहीं है। सनातनी जापान, बौद्ध जापान शांति देगा, सनातनी भारत शांति देगा, और अमेरिका को इनके सहयोग की आवश्यकता है। तो 21वीं सदी में ये जो दो विशाल कम्युनिस्ट रेजिम, प्रिजन ऑफ नेशन बनाए गए, ये टूटे। तो पुराने सब भाषणों में मैंने बताया था छोटे छोटे आर्टिफिशियल नेशन स्टेट जर्मनी के कारण, और आज मैंने बताया इतने से जापान को कंटेन करने के लिए प्रिजन ऑफ नेशन कम्युनिस्ट रेजिम बने, जो 21वीं सदी में टूटेंगे, और जिसको कहते हैं पूत के पांव पालने में जो दिखाई दे रहे हैं क्वाड और क्या क्या तरह तरह की ग्रुपिंग्स बन रही है, 4 देशों की, 5 देशों की, करीब करीब हर ग्रुपिंग में जापान और भारत, इन दोनों को तोड़ने के लिए। तो मुझे लगता है मैंने अपनी बात मोटी मोटी कह दी। अब यदि आदित्य जी कुछ पूछे या कुछ कहें या टिप्पणी करें। आदित्य जी। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग। लाइक एक चीज मुझे बड़ी अचंभित लगी, आपने किस तरह उसको एक मेरी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है, सॉरी, ये अब आ गई, आ आ गई। रही है, सॉरी। मेरे को बड़ा अच्छा लगा सुन के कि जो एक आपने, अगर हम देखें पूरा आज के भी करंट का जो इतिहास देखें, क्योंकि जो आज का जियोपॉलिटिक्स है वो डिपेंडेंट है पास्ट पे, हिस्ट्री पे। इतना कोविड होने के बाद भी, सब कुछ होने के बाद भी अमेरिका ने चाइना पे सैंक्शंस नहीं लगाया। बहुत सारे रीजन दिए, शिपिंग ये हो गया, लेकिन सैंक्शन नहीं लगाया। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की बात कर रहा हूँ, चाइना की। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने बलून भेजा अमेरिका के ऊपर, ड्रोन था वो,
फिर भी सैंक्शन नहीं लगा, क्योंकि वो एक साठ घाट चल रही है। और जब भी जैसे भारत थोड़ा सा स्ट्रांग होता है, तुरंत चाइना का बॉर्डर शुरू हो जाता है प्रॉब्लम। मतलब ये मतलब इस लेक्चर को इंडिया का फॉरेन मिनिस्ट्री भी सुनना चाहिए, इंडिया के जो थिंकर्स हैं उनको भी सुनना चाहिए, जो आपने अब बताया, क्योंकि ये एक नेचुरल कंक्लूजन है कि क्यों चाइना के साथ इतना खास दोस्ती है। और सबको मालूम है कि किस तरह कार्टर ने कार्टर ने निक्सन ने सभी ने एक सीपीसी को इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनाया, क्योंकि उनका एक वो था, वो बुलवर्क, लेकिन उनके हाथ से एक तरीके से निकल गया। और फिर अभी सबको प्रॉब्लम हो रही है कि चाइना इज ए सुपर पावर बन चुका है, लेकिन उसको बनाने का हाथ तो यहीं से है, पूरा वेस्ट से ही है। और आपने उसका जो बैकग्राउंड बताया है लोगों को सोचने में मजबूर करेगा कि क्यों चाइना हमेशा एक तरीके से एक्ट करता है प्रो वेस्ट, और हर तरफ वो एक्ट कर रहा है एक तरीके से। प्रो वेस्ट भी एक्ट करता चाइना है, में तो ये चाइनीज कम्युनिस्ट रेजिम। कम्युनिस्ट रिजीम, करेक्ट। जी, और रिजीम ये चेंजिंग तो वॉर्स, दिखा रहा है। जी। और रिजीम चेंजिंग वॉर्स जितने भी होते हैं, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ कि अमेरिका डेमोक्रेसी इसलिए प्रमोट करता है ताकि दूसरे देशों में रिजीम चेंज करवा सके। और लेकिन बट अमेरिका को डिक्टेटर्स ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो उसकी बात मान सकते हैं जाकि वो पूरी पॉपुलेशन कंट्रोल करे। और यही एक लोगों को समझना चाहिए कि फॉरेन पॉलिसी में अगर आप हिस्ट्री को देखेंगे तो अरिस्टोटल ने डेमोक्रेसी रिजेक्ट की थी, एक्सेप्ट नहीं की थी। एरिस्टोटल ने द रिपब्लिक में कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक का फ्रेमवर्क दिया था। कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक होता है कि जो एक कॉन्स्टिट्यूट पेपर पे चले, एक पेपर पे रूल्स बना दिए उस पे चल रहा है। लेकिन जो पुराने राष्ट्र हैं, जैसे सिविलाइजेशनल स्टेट है भारत, जो वैदिक राष्ट्र है, वैदिक कल्चर पे बना हुआ है, तो उसमें एक पेपर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि उसमें ऋषियों की परंपराएं हैं बहुत सारी। तो हमको कोई एक तरीके से भारत एकमात्र देश होना चाहिए जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन वहीं पे दिया जाता है जहां पे दूसरे की जमीन हथियाई गई हो। जैसे नेटिव अमेरिकन की जमीन हथियाई गई, कनाडा की जमीन हथियाई गई, ऑस्ट्रेलिया की जमीन हथियाई गई, यूरोप की भी हथियाई गई। यूरोप में भी हाँ, नेटिव कल्चर ही थे, हाँ। सेल्टिक गॉल्स। तो तो आज इस आपने जो पूरा बोला, जो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट्स हैं उनका वैलिडिटी क्या है फिर? मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट्स की वैलिडिटी क्या है? हाँ, इतना मिनट समय दे रहे हैं उत्तर देने के लिए, क्योंकि 8:30 हो चुका है। थोड़ा छोटा आंसर दीजिए, अगले अगले शो में आप इसको आंसर करिएगा पूरी डिटेल में। इसका एक दिन फुल रख लीजिए। करेक्ट, कोई वैलिडिटी नहीं है, करेक्ट, और कोई वैलिडिटी नहीं है, इसलिए सब फसाड की जरूरत है इसको ढकने की। करेक्ट। इस पर पूरा एक भाषण ले लीजिए। बिल्कुल, बिकॉज ये एक मतलब बार बार मैं अपनी बुक्स को इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये पॉइंट से मैंने लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता तो उसको होगी कि जिसका चरित्र ना हो, जमीन का। आर्यव्रत का चरित्र तो क्या बात करें, पहले मनु मनु पहले मनु से चल रहा है, ब्रह्मा के पहले दिन से चल रहा है चरित्र। तो उसकी वैलिडिटी कहाँ से कि एक पेपर बना देगा? तो वो एक क्वेश्चन मार्क है। और जिसपे आप जैसे लोग से बोलना चाहिए, और हम सभी को बोलना चाहिए कि किस तरह हम लोग ये जो पेपर बेस्ड डेमोक्रेसीज हैं, पेपर बेस्ड नेशन स्टेट्स हैं, ये इनका वैलिडिटी, क्योंकि अगर मैं वापस महाभारत पे आता हूँ, महाभारत में बोलते हैं देश का नाम उस जमीन के चरित्र पे रखना चाहिए। यही उसका, इसीलिए सबका नाम है, किम पुरुष वर्ष, हरि वर्ष, मेरु वर्ष, भारत वर्ष, ये सभी नाम ऐसे, केतु ये अपना पुष्कर वर्ष, तो ये सब नाम इसीलिए रखे गए हैं कि जमीन, जम्बू द्वीप, जहां पे जम्बू होते हैं वहां जम्बू द्वीप, बड़ा साधारण तरीके से नाम है। कुश द्वीप, जहाँ पे कुश की घास होती है। तो शालमली द्वीप, जहाँ पे शालमली के पेड़ होते हैं। तो इस तो उसके बेसिस पे हमको पता लग जाता है कि एक्यूरेटली क्या जमीनों के नाम किस तरह होने चाहिए। जैसे भारत के जो इंडियन ओशन आज बोलते हैं उसको बोलते हैं हिंदू महासागर। हिंदू महासागर क्योंकि सिंधु नदी उसके अंदर जाती है। बड़ा साधारण से है। हिमालय को बोलते हैं हिमवान, जहाँ पे हिम बहुत बर्फ के पहाड़ है बड़े बड़े।
जी साधारण जी जी। तरीके का एकदम नोमेनक्लेचर है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको आने के लिए, और सभी दर्शकों का आप इसको जरूर शेयर करिए। आपने और इनके सारे वीडियोस आपने पसंद किए हैं, तो इस वीडियो को भी शेयर करिए, लाइक करिए और लोगों को बताइए। नमस्ते। अगले भाषण में बताऊंगी कि 21वीं सदी में होने वाला क्या है। 2 एपिसोड दीजिएगा मुझे आप। बिल्कुल। जी जी। नमस्ते। नमस्कार।